अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां गौर्यं सकलगुणनिधानं वाराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है वो फिजिक्स की क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लोग जिस चैप्टर के यानी जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न इस चैप्टर से आ जाता है, तो बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे। ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर में, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इससे पहले मैंने फिजिक्स में 2 चैप्टर आपको पढ़ाया है। पहला मापक तथा मात्रक और दूसरा आपको मैंने पढ़ाया था विमीय विश्लेषण। चैप्टर को पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट समझाया था, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको कराया था। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की। दोस्तों, आप जानते हैं कि त्रुटि का मतलब होता है गलती होना। त्रुटि का मतलब क्या है? गलती। फिजिक्स की भाषा में गलती को त्रुटि कहा गया है। और आप ये भी जानते हैं कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, यानी इंसान से गलतियां होती रहती हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गया प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करने के लिए और जिस चीज़ के बारे में वो प्रयोग कर रहा है रिजल्ट उसका गलत आ जाता है, यानी उसका रिजल्ट जो है उसमें त्रुटि है। अब वो त्रुटि क्यों हुई है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं? तो भैया त्रुटि के 2 रीजन हो सकते हैं। एक, जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है उस व्यक्ति से कोई गलती हो जाए, और दूसरा ये कि व्यक्ति ने जिस उपकरण का, जिस डिवाइस का, जिस यंत्र का प्रयोग किया है उस यंत्र में कोई कमी हो जिससे उसके रिजल्ट में क्या होगा? गलती आ जाएगी, यानी त्रुटि हो जाएगी। तो त्रुटि होने के 2 रीजन है। पहला, व्यक्ति यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके द्वारा गलती हो जाए, और दूसरा जिस डिवाइस के द्वारा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें गलती हो, उसमें कोई दोष हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, कुछ भी लिख दूँ और आप पढ़ ना पाओ, तो गलतियाँ 2 चीज़ों में हो सकती हैं। एक तो मेरे में कि मैंने ऐसा लिख दिया कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक तो मैं हो गया। दूसरा ये कि इस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ तो इस मार्कर की स्याही अच्छी ना हो जिससे आपको दिख नहीं रही है। तो गलती या तो मेरे द्वारा हो सकती है या तो इस मार्कर के द्वारा हो सकती है। सीधी सी बात यह है कि जो प्रयोग कर रहा है या तो गलती उस इंसान के द्वारा होगी या तो जिस उपकरण का प्रयोग कर रहा है उसमें कोई कमी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो त्रुटि होती है, त्रुटि के कारण, त्रुटि के 2 कारण हैं। पहला, प्रेक्षक। प्रेक्षक किसे कहा गया? जो प्रयोग करता है उसे हम लोग प्रेक्षक कहते हैं, या तो प्रेक्षक द्वारा, और दूसरा मापक यंत्र के द्वारा, जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसके द्वारा कोई गलती हो जाए, उसमें कोई दोष हो, है ना। तो गलतियां 2 ही तरीके से हो सकती हैं, एक तो प्रेक्षक के द्वारा, दूसरा मापक यंत्र के द्वारा। तीसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब भी हम लोग त्रुटि निकालेंगे, जब भी हम लोग गलती की बात करेंगे तो गलती को हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं। जब भी हम कहेंगे कि ये जो हमें रिजल्ट निकाला ना, हमको लग रहा है इसमें 5% की कमी है, इसमें 10% की गलती है, इसमें 15% की त्रुटि है, त्रुटि को हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है, यानी प्रतिशत में निकाला जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है प्रतिशत त्रुटि। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना। छोटा सा टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये आधा चैप्टर तो ऐसे खत्म हो जाता। अल्पतमांक। अल्पतमांक अंग्रेजी होती है लीस्ट काउंट। क्या होती है भैया? लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब गिनती, है ना। सबसे छोटी गिनती यानी सबसे छोटा मान जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं अल्पतमांक। अब सबसे छोटा मान किसका होगा? किसी भौतिक राशि का होगा। किसी भी भौतिक राशि का सबसे छोटा मान जो होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पतमांक बोलते हैं। और वैसे भी आप समझ सकते हैं अल्पतमांक का मतलब अल्पतम अंक। अगर इसको आप 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा अल्पतम और दूसरा बनेगा अंक। अल्पतम मतलब सबसे छोटा, अंक मतलब गिनती। जो सबसे छोटा गिनती होगा यानी सबसे छोटा जो मान होगा उसे हम लोग बोलेंगे अल्पतमांक, है ना। और वैसे भी आप समझ सकते हैं भौतिक राशि है तो उसमें छोटे मान भी आते हैं, बड़े भी मान आते हैं। तो सबसे छोटा मान जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे अल्पतमांक। और वैसे भी हम कहते हैं कि अल्पतमांक जो होता है
किसी भी मापक यंत्र का वह न्यूनतम मान होता है, किसी भी मापक यंत्र का वह न्यूनतम मान होता है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध माप यानी शुद्ध मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 9th में 3 मापक यंत्रों के बारे में पढ़ा था। एक था मीटर पैमाना, दूसरा था आपका वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, तीसरा आपका था स्क्रू गेज यानी पेंच मापी। ये 3 ऐसे मापक यंत्र थे जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग लंबाई को नापते हैं यानी दूरी को नापते हैं। ठीक है, अब इन तीनों की ज़रूरत हमें क्यों है? क्या किसी एक का प्रयोग करके हम सब काम नहीं कर सकते? इन तीनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वैसे भी क्लास 9th में हमने इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन भूल जाता है ना। क्लास 9th के बाद ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा लंबी हो गई हैं, ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो गया, तो चीज़ें उतर जाती हैं दिमाग से। कितनी चीज़ें इस खोपड़ी में रखेंगे। तो मीटर जो होता है ये भी लंबाई का मात्रक है यानी दूरी का मात्रक है, वर्नियर कैलिपर्स भी दूरी का मात्रक है, और पेंच मापी भी दूरी का मात्रक है। हम क्या करते हैं, हमें जब मीटर पैमाना जो हमारा है ये जब हमें सही मान नहीं देता है, इसमें जब गलतियां होने लगती हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई? वर्नियर कैलिपर्स का। और जब वर्नियर कैलिपर्स फेल होने लगता है तो हम लोग पेंच मापी का प्रयोग करते हैं। अब फेल क्यों हुआ? फेल क्यों हुआ? आपको आपके पास एक स्केल होगा, पटरी जिसको आप बोलते हैं, एक 15 सेंटीमीटर का छोटा सा होता है जो ज्योमेट्री बॉक्स में रखा होता है, और एक 30 सेंटीमीटर वाला बड़ा वाला भी आता है, अलग से उसको खरीदना पड़ता है। मैं 30 की बात करूँ या 15 की बात करूँ, आपको समझना है। ये 1 सेंटीमीटर है और ये आपका हो जाता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर तक इसको 5 खानों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे 5 खानों में इसको बांट दिया जाता है। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो 5 खानों में इसको बांटा गया है, हर एक खाना जो होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। कितने का होता है? 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, हर एक खाना क्या होता है? 1 मिलीमीटर का होता है। तो ऐसे 1 सेंटीमीटर को हमने 5 पार्ट में बांट दिया। अब अगर हमें इस पटरी से दूरी नापनी हो, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये पटरी, ये स्केल जो आपके पास है, ये कम से कम कितनी दूरी को नाप सकता है? तो आप बोलोगे कि कम से कम ये एक खाना तो नाप ही सकता है, यानी 1 मिलीमीटर तो ये नाप ही सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मिलीमीटर से कम दूरी को नापना है, तो आप बोलोगे कि वो तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कम से कम अगर ये नापेगा तो 1 मिलीमीटर ही नापेगा, इससे ज़्यादा नाप सकता है, लेकिन इससे कम ये नहीं नाप सकता। तो अगर हमें कहीं पर दूरी या लंबाई को नापना हुआ और 1 मिलीमीटर से हमें कम दूरी को नापना है, तब हमारा मीटर पैमाना फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम से कम 1 मिलीमीटर ही नाप सकता है, इससे कम नहीं नाप सकता। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मीटर पैमाना वहीं तक है जहां तक कम से कम 1 मिलीमीटर आपको नापना है। अगर आप इससे कम दूरी नापना चाहते हैं, इससे कम लंबाई नापना चाहते हैं, तो ये फेल हो जाएगा, ये सही मान आपको नहीं देगा। तब किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? वर्नियर कैलिपर्स इससे भी कम दूरी को नापता है, और पेंच मापी वर्नियर कैलिपर से भी कम दूरी को नापता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमने क्लास 9th में पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अल्पतमांक जो है, अल्पतमांक का मतलब समझ पा रहे हैं? कम से कम दूरी जो होगी वही क्या कहलाएगा? उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाएगा। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या है, तो मैं बोलूँगा कि मीटर पैमाने का अल्पतमांक जो है वो 1 मिलीमीटर है। इससे कम ये नहीं नाप सकता, कम से कम कितना नापेगा? 1 मिलीमीटर नापेगा। तो मीटर पैमाने का जो अल्पतमांक है वो 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो मैं कहूँगा कि मीटर पैमाने का जो क्या है अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब इससे कम दूरी को ये नहीं नाप सकता। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे इससे कम दूरी को नापना है तो मुझे वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, और वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसका मान होता है 0.1 सेंटीमीटर, और ये क्या है? 0.01 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वर्नियर कैलिपर्स है वो इससे भी कम दूरी को नाप सकता है। बस समझ में आ रही है? और ऐसे ही जब पेच मापी का हम लोग बात करते हैं, तो पेच मापी का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, मतलब सबसे कम दूरी जो नाप सकता है वो पेच मापी है। बात समझ में आ रही है? तो अल्पतमांक भी आप समझ पा रहे होंगे कि अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक किसी भी मापक यंत्र का वह न्यूनतम मान होता है
जिसके द्वारा हम लोग सबसे शुद्ध माप प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गई? तो अल्पतमांक इन तीनों के बारे में आप जान लीजिए कि मीटर का 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है और पेच मापी का 0.001 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात अल्पतमांक के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तभी काम बन पाएगा। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि जो त्रुटि होती है वो दो कारणों से होती है। एक है प्रेक्षक के द्वारा, दूसरा मापक यंत्र के द्वारा। ठीक है, प्रेक्षक के द्वारा गलती कब होगी? प्रेक्षक के द्वारा गलती तब होती है कि जब वो प्रयोग कर रहा हो और प्रयोग करने के दौरान रिजल्ट जो है वो गलत आ जाए। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि। प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? व्यक्ति प्रयोग कर रहा हो, प्रयोग करने के दौरान उससे गलती हो गई। कितनी गलती हुई है उसको हम लोग परसेंट में निकालेंगे, इसीलिए बोलते हैं प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि यानी एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। अब ये कैसे आता है? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम जब प्रयोग करेंगे तो हमें प्रायोगिक मान पता होगा, यानी प्रयोग के दौरान हमें जो मान मिला है उसकी वैल्यू तो हमें पता ही होगी। तो प्रायोगिक मान हमें पता होना चाहिए और प्रमाणिक मान हमें पता होना चाहिए। प्रमाणिक मान, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं कि प्रमाणिक मान क्या होता है। प्रमाणिक मान हमें क्लियर होना चाहिए। बटा लगा देंगे, नीचे भी प्रमाणिक मान रहेगा, नीचे भी प्रमाणिक मान रहेगा, इनटू में 100। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया, तो यहाँ पर चिन्ह लगता है डिफरेंस का। डिफरेंस मतलब अंतर का। देखो बात समझिएगा, अंतर में और घटाना में, इन दोनों में भी अंतर है ना। अंतर और घटाना में भी अंतर है। अंतर का मतलब जैसे मैंने कहा कि 5 और 3 का अंतर क्या है, तो आप बड़े आराम से बोलोगे कि 5 और 3 का अंतर जो है वो 2 है, बहुत ही आराम से बोलोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 में से 5 को घटाओ तो आपका आंसर आएगा -2। घटा यहाँ भी रहे हैं, 5 में से 3 को घटाएंगे लेकिन आंसर 2 आएगा। घटा यहाँ भी रहे तो आंसर -2 आएगा। जब हम घटाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं कि भैया आपको 3 में से 5 को ही घटाना है। लेकिन जब हम अंतर की बात करते हैं तो वहाँ पर कंडीशन नहीं होता है। अंतर का मतलब होता है कि जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू को निकाल दीजिए। तो 5 में से 3 को हम निकाल देंगे। यहाँ पर जो अंतर का चिन्ह लगाया हूँ मैं, इसका मतलब यही है कि मान लो किसी कारणवश प्रायोगिक मान का मान जो है छोटा आ गया और प्रमाणिक जो है बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को घटाओगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए? एक तो आप त्रुटि निकाल रहे हो, एक तो गलती निकाल रहे हो, और गलती भी किस में आ जाए? नेगेटिव में आ जाए तो भैया मामला फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो कोड है, ऊपर से खुजली, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। इसलिए त्रुटि को हमेशा हम पॉजिटिव में ही निकालेंगे। तो मान लो प्रायोगिक का मान जो है वो छोटा है, प्रमाणिक बड़ा है, तो प्रमाणिक में से प्रायोगिक को घटाएंगे, और अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। मतलब जो बड़ा होगा उसमें हम छोटे को घटा लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि की। अब निकालते कैसे हैं? निकालते कैसे हैं और क्वेश्चन किस तरह का बनता है, क्वेश्चन से समझिएगा। मान लीजिए कोई बालक है, कोई विद्यार्थी है, और वो प्रयोगशाला में गया और वो चाहता है कि मैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालूं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान मैं निकालूं, और वो प्रयोग करता है। प्रयोग करने के दौरान उसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो प्राप्त होता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है। बच्चे ने क्या किया? प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकाल लिया। कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। लेकिन ये हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? प्रमाणिक मान है। ये प्रमाणिक मान है, मतलब पहले से हमें ज्ञात है। कितना भाई? प्रमाणिक मान होता है जी का कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो प्रमाणिक मान हमें पता है। लेकिन बच्चे ने जी का मान कितना निकाला? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उसका प्रायोगिक मान, क्योंकि प्रयोग के दौरान उसे मिला है। ये हो गया क्या? प्रायोगिक मान। तो प्रायोगिक मान जो आया वो 10 आया है, प्रमाणिक मान 9.8 है। इसका मतलब उसने कोई गलती की है। अगर गलती ना करता तो 9.8 आता, लेकिन आया कितना? 10 आया। तो कितना गलती किया इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो रखते हैं। प्रायोगिक मान कितना है? 10 है, 10 को रख दिया। प्रमाणिक मान कितना है? 9.8 है, तो 9.8 जो है 10 से छोटा, तो घटा लेंगे। सिंपल सा, इस अंतर वाले चिन्ह को हम माइनस बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये आ जाता 9.7, मान लो किसी कारणवश आ जाए 9.7, तो अब देखो
प्रायोगिक मान जो है वो छोटा है इससे, तो हम इसमें से इसको घटाते, ठीक है ना। तो जो छोटा रहेगा उसमें से हम उसको हम बड़े वाले में से घटा देंगे, ठीक है। चलो, प्रायोगिक मान 10 हो गया, प्रमाणिक मान 9.8 हो गया, फिर नीचे प्रमाणिक मान है 9.8, और हमें चूंकि त्रुटि जो है वो परसेंटेज में निकालनी है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलो, 10 में से 9.8 निकलेगा, 0.2 आएगा, बटे में 9.8 हो गया, इंटू में 100 है, ठीक है। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 से काटोगे तो 49 आ गया, तो 100 बटे कितना आ गया, 100 बटे 49 आ गया, 100 बटे 49 आ गया। अब भाग लगा दो, 49 दूना 98, 2 बच गया, है ना, 2 बच गया, 2 बचेगा तो एक जीरो लगाओगे, 200 हो गया, 200, 49 दूना 98, यानी कि लगभग 4 बार जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 2.04% आएगा। इसका मतलब जो बच्चे ने प्रयोग किया था जी का मान निकालने में, उसमें 2.04% की गलती है। अगर ये गलती ना करता तो उसका जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता। तो पहला कंडीशन होगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि कोई बालक है, कोई वैज्ञानिक है, कोई भी व्यक्ति है जो प्रयोग करता है और प्रयोग के दौरान उसे कुछ वैल्यू मिलती है जबकि प्रमाणिक वैल्यू कुछ और है, तो आप बताइए कि कितने % की त्रुटि है। तो आप इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को रख देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके इस चैप्टर का पहला फार्मूला है। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए और आपको दिमाग में इस चीज़ को रखना है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। इसमें कुछ नया नहीं था जो हमें समझ में ना आए, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला फार्मूला था जिसको हम लोग प्रयोगात्मक परिचय त्रुटि कहते हैं। और दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका होता है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। अनुमेय प्रतिशत त्रुटि ये क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि आपके पास, देखो पहला क्या था, पहला मैंने जो बताया उसमें जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा गलती हो रही है, और दूसरे वाले में मापक यंत्र के द्वारा गलती होगी, मापक यंत्र के द्वारा गलती होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ऊपर आप रखेंगे अल्पतमांक को। किसको रखेंगे? अल्पतमांक को। अल्पतमांक को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पर अल्पतमांक ना देके आपके सामने लिख देगा संभावित त्रुटि। क्या बोल देगा? संभावित त्रुटि। मतलब जिस मापक यंत्र के द्वारा आप चीज़ों को नापने के लिए जा रहे हैं, चीज़ों को निकालने के लिए जा रहे हैं, उसकी जो संभावित गलती करने के जो चांसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्पतमांक। यानी कि अगर मीटर पैमाने की बात करूं तो मीटर पैमाने का जो संभावित त्रुटि है 0.1 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं ना? उससे कम की अगर आप नापने जाओगे तो गलती कर देगा वो, ठीक है। अल्पतमांक बटे में कुल माप, अल्पतमांक बटे में क्या होगा? कुल माप होगा, और इंटू में क्या होगा? 100 होगा। अब ये फार्मूला कैसे काम करता है ये समझ लीजिए क्वेश्चन के द्वारा। मान लीजिए कि आपके घर में वोल्टेज आया हुआ है, करंट का, है ना, विद्युत का सप्लाई आया हुआ है, और आप क्या करते हैं, आप वोल्ट मीटर से वोल्टेज को नापना चाहते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को नापना चाहते हैं। कोई भी डिवाइस आपके पास हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, टीवी है, फ्रिज है ना, मान लो रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, कोई भी है। आप क्या करते हो, आप वोल्ट मीटर से ये नापना चाहते हो, ये चेक करना चाहते हो कि उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो क्या करोगे? देखो, मान लो कि वोल्ट मीटर, जिस वोल्ट मीटर का आप प्रयोग करने जा रहे हो, जिस वोल्ट मीटर का आप प्रयोग करने जा रहे हो, उस वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक, उस वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक है वो मान लीजिए कि 0.05 वोल्ट है। कितना है? 5 वोल्ट। मतलब यह है कि जिस वोल्ट मीटर का आप प्रयोग करने जा रहे हैं वो कम से कम 0.05 वोल्ट ही नाप सकता है, इससे कम नहीं नापेगा। एक बार में वो इतना नापेगा, इससे ज़्यादा नाप सकता है, लेकिन इससे कम अगर आप नापना चाहोगे तो गलती कर देगा। तो वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक है वो 0.05 वोल्ट है। और आपने क्या किया, आपने वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापने पर, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापने पर कुल वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है। कितना भाई?
5 वोल्ट है। बात समझ रहे हैं? जिस वोल्ट मीटर का आप प्रयोग कर रहे हैं नापने के लिए उसका अल्पतमांक 0.05 वोल्ट है, मतलब कम से कम वो इतना वोल्ट एक बार में नाप सकता है, इससे कम नहीं नाप पाएगा। आप क्या करते हो, आपने वोल्ट मीटर का प्रयोग किया और कुल वोल्टेज जब आपने नापा तो आपको कितना मिला, 5 वोल्ट मिला। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि वोल्ट मीटर ने कितनी गलती की है, कितने % की गलती की है, तो इस फार्मूले में ला के रख दो। तो रख दो भैया। जब आप इस फार्मूले में ला के रखोगे तो अल्पतमांक था 0.05 वोल्ट और कुल वोल्टेज कितना है, 5 है। कुल माप क्या है, 5 है, तो ये 5 हो गया। इंटू में आप लगा दोगे 100, है ना। अभी क्या करो, अभी आप 100 का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और नीचे भी 5 है, तो पूरा काटोगे कितना आएगा, 1% आ गया। इसका मतलब ये है कि जिस वोल्ट मीटर का आपने प्रयोग किया है वोल्टेज को नापने में, वो वोल्ट मीटर 5 वोल्ट को नापने में कितने % की गलती कर रहा है, 1% की गलती कर रहा है। बात समझ में आई? तो एक तो आपके सामने एक कंडीशन आएगी जिसमें प्रयोग होगा और प्रयोग होने के दौरान गलती होगी, और दूसरा कंडीशन आपके सामने आएगा जिसमें मापक यंत्र जो आपके पास है वो गलती करेगा। जब मापक यंत्र गलती करेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अनुमेय परिशुद्ध त्रुटि बोलते हैं। जिसमें मापक यंत्र गलती करे उसको हम लोग अनुमेय परिशुद्ध त्रुटि बोलते हैं, और जिसमें प्रेक्षक गलती करे यानी प्रयोग जो कर रहा है वो गलती करे तो उसमें हम लोग प्रयोगात्मक परिशुद्ध त्रुटि का फार्मूला लगाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और आप समझ लीजिए। कभी कभी आपसे पूछता है कि अगर आप मीटर पैमाने का, वर्नियर कैलिपर्स का और पेच मापी का, इन तीनों मापक यंत्रों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप बताइए कि सबसे यथार्थ कौन है। यथार्थ का मतलब सत्य। सबसे यथार्थ कौन है, यानी किसकी यथार्थता ज़्यादा है, किसकी यथार्थता, किसकी यथार्थता ज़्यादा होगी। तो यथार्थता का मतलब यह है कि जो मापक यंत्र सबसे अच्छा रिजल्ट देगा उसकी यथार्थता सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देगा, जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा। जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा वो सबसे यथार्थ होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट वही देगा। भाई जो कम से कम दूरी नाप सकता है वही तो अच्छा नापेगा, वही तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर मैं मीटर पैमाने की बात करूं, तो मीटर का अल्पतमांक होता 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स की बात करूं, तो वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, 0.01 सेंटीमीटर नापता है। और अगर मैं पेच मापी की बात करूं, तो पेच मापी क्या करता है भैया, पेच मापी 0.001 सेंटीमीटर को नापता है। तो सबसे कम अल्पतमांक किसका है, पेच मापी का है। तो सबसे ज़्यादा यथार्थ कौन हुआ, पेच मापी हुआ। अगर इसको हटा दें, इन दोनों की बात करें तो सबसे कम अल्पतमांक किसका है, वर्नियर कैलिपर्स का है। तो इन दोनों में वर्नियर कैलिपर्स यथार्थ होगा। और मीटर जो कि 0.1 सेंटीमीटर को एक बार में नाप सकता है, मतलब कुल कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा यथार्थता जो होगी वो पेच मापी की होगी और सबसे कम यथार्थता जो होगी वो मीटर की होगी। जिसका अल्पतमांक ज़्यादा उसकी यथार्थता कम, जिसका अल्पतमांक कम उसकी यथार्थता ज़्यादा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो दो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एक था प्रयोगात्मक परिशुद्ध त्रुटि का और दूसरा आपका आया अनुमेय परिशुद्ध त्रुटि का। प्रयोगात्मक परिशुद्ध त्रुटि वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर प्रयोग करने के बाद गलती होगी, और अनुमेय परिशुद्ध त्रुटि वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर मापक यंत्र में कोई दोष होगा, यानी मापक यंत्र के द्वारा जहाँ पर गलती होगी। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं। दो फार्मूले आपने देख लिया, दो फार्मूले मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। अभी क्या है कि मान लीजिए कि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने लंबाई को नापने में गलती कर दी, चौड़ाई को नापने में गलती कर दी, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल में गलती आएगी। क्षेत्रफल निकालने में हमने गलती किया है, क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अगर गलत नाप चुके हो तो क्षेत्रफल तो गलत आएगा ही। मान लीजिए कि आपके पास कोई आयताकार खेत है, ठीक है, इस आयताकार खेत की लंबाई a है, चौड़ाई क्या है, b है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, a गुणे b होगा, सीधी सी बात है। इसका जो एरिया होगा क्या होगा, a गुणे b होगा। मान लीजिए कि आपने a को गलत नापा है, b को गलत नापा है, तो a का मान भी गलत होगा, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो जो आपका क्षेत्रफल है वो दो राशियों का गुणनफल है। क्या है,
दो राशियों का गुणनफल है, यानी दो वैल्यू आपके पास जो है उनका प्रोडक्ट है। तो जब परिणाम जो है यानी रिजल्ट जो है वो दो राशियों का गुणनफल हो तब क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिख देता हूं मैं, जब परिणाम दो राशियों का गुणनफल हो, जब परिणाम दो राशियों का गुणनफल हो तब क्या होगा। बात समझिएगा। मान लीजिए कि आपने क्षेत्रफल को नाप लिया और क्या आया, a गुणे बी आया। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, बाकी फार्मूला आपको डायरेक्ट प्रयोग करना है। ये जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई खेत है, कोई भी चीज़ है, उसकी लंबाई a है और चौड़ाई क्या है, b है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a बराबर a गुणे b हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब मान लीजिए कि आपने लंबाई को नापा है और लंबाई में आपने कुछ कमी कर दी। मान लो कि आपने a बराबर a को नापा और a को नापने के दौरान आपने क्या किया, 9.9 मीटर आया था, ये 9.9 मीटर आया था और आपने क्या कहा कि 9.9 मीटर है, लगभग इसको 10 मीटर मान लेते हैं, लगभग 10, इसको 10 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 9.9 मतलब कि लगभग 10 हो गया, क्यों 0.1 की तो कमी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, मान लो कि आप खेत की लंबाई नापने के लिए गए, आपने मीटर लगाया, फीता रखा और आ गया 9.9 मीटर। आपने पूछा कितना है, तो सामने वाला बोलता है कि 9.9 है। तो आपने कहा ठीक है 10 लिख लो। आपने लिख तो लिया 10। हम लोग 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन जब हम करें तो दशमलव वाला लफड़ा ना हो, हम सीधा एक इंटीजर चाहते हैं, एक पूर्णांक चाहते हैं, इसलिए हमने दशमलव की काउंटिंग छोड़ दी, ठीक है। अब आपने चौड़ाई को नापा, मान लो चौड़ाई को आपने नापा और आ गया 10.1 मीटर। कितना आ गया, 10.1 मीटर। आपने पूछा कि चौड़ाई कितनी है, तो सामने वाला बोलता है कि 10.1 मीटर। तो आपने कहा कि 0.1 मीटर हटाओ, इसको 10 लिख सकते हैं, इसको हम लगभग 10 मीटर मान लेते हैं। तो देखो आपने अपनी सुविधा के लिए लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को एक पूर्णांक बना लिया, जबकि आपने जब लंबाई को चौड़ाई को नापा था तो यह आया था 9.9 और यह आया था 10.1, यानी यहाँ पर आपने 0.1 मीटर बढ़ा लिया और यहाँ पर 0.1 मीटर घटा लिया। ये हम करते हैं क्यों, क्योंकि हम कैलकुलेशन जब कर रहे हो तो हमें एक पूर्णांक चाहिए, हम दशमलव में काउंटिंग नहीं करना चाहते, दशमलव में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस झंझट से बचना चाहते हैं। तो मतलब सीधा सा है, आपने लंबाई को गलत नापा, चौड़ाई को आपने गलत नापा, आपने लंबाई चौड़ाई को गलत नापा, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी गलत आएगा, कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। और वो जो छोटा सा जो अंतर आएगा उसी को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपने लंबाई को नापा a, चौड़ाई को नापा b, क्षेत्रफल निकाला तो a गुणे b आया। अब आपने जब लंबाई को नापा था तो a की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 10 ले ली, लेकिन क्या 10 है, नहीं है। इसका मतलब कि a की जो वैल्यू है वो दो पार्ट में टूटी हुई है, एक तो a है और दूसरा आपका डेल्टा a है। डेल्टा का प्रयोग जहां भी होता है फिजिक्स में, डेल्टा का प्रयोग जहां भी होता है वो वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। और आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ 9.9 था, तो जो a होगा आपका वो दशमलव के पहले वाला जो गिनती है वही a होता है, तो ये हो गया 9, ठीक। आगे वाला हो गया 9 मीटर, और जो डेल्टा a होगा वो दशमलव के बाद वाला होगा, लेकिन कौन सा होगा ये भी समझ लो, दशमलव के बाद वाला होगा 0.9 होगा, है ना। अच्छा आपने किया क्या है, आपने किया क्या, ये 9.9 था, आपने इसको 10 बना लिया, कितना जोड़ा, कितना जोड़ा, 0.1 जोड़ा, तो वही डेल्टा a हो जाएगा। कितना आपने इसमें जोड़ा है, छोटा सा वैल्यू जो आपने जोड़ा वो डेल्टा a हो गया। इसमें देखो b वाले में देखो b बराबर कितना है, 10 है, b बराबर कितना है, 10 मीटर है, और डेल्टा b बराबर कितना है, डेल्टा b बराबर है 0.1। क्यों, क्योंकि इतना आपने छोड़ दिया। तो बड़ी वैल्यू जो है वो दशमलव के पहले वाली होगी और दशमलव के बाद वाली जो होगी वो छोटी वैल्यू होगी। मतलब सीधा सा ये है, हम करते क्या है, हम नापते हैं, अगर थोड़ा सा कम हुआ तो उसको जोड़ के बड़ा कर लेते हैं, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो हम घटा के उसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लिखने वाला हूँ, इसीलिए इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो लिखूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्या लिखूँगा, देखो ध्यान से। पता चला आपने लंबाई को नापा और a आया, लेकिन a नहीं था, उसमें आपने कुछ बढ़ा के लिख दिया है, कुछ बढ़ाया है, डेल्टा a, डेल्टा a। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप घटा के भी लिख दो, जैसे यहाँ पर घटा के लिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, मतलब आपने a को नापा, लेकिन a को जो आपने नापा है उसमें कुछ
त्रुटि है कितनी की, डेल्टा ए की। या तो आपने डेल्टा ए बढ़ा दिया या तो डेल्टा ए घटा दिया, या तो आपने 9.9 को 10 कर लिया या तो 10.1 को घटा के 10 कर लिया, या तो हम जोड़ सकते हैं तो घटा सकते हैं। तो अगर हमने ए को नापा तो उसमें थोड़ी सी गलती हमने की है, या तो डेल्टा ए को जोड़ा या तो डेल्टा ए को घटाया है, और डेल्टा ए बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। ऐसे हमने बी के साथ किया, या तो हमने डेल्टा बी को जोड़ दिया तो डेल्टा बी को घटा दिया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने लंबाई को नापा, उसमें छोटी सी कमी हो सकती है डेल्टा ए, बी को नापा, उसमें छोटी सी कमी हो सकती है डेल्टा बी। या तो हम इतना जोड़ के बराबर कर रहे हैं या तो इतना घटा के बराबर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लंबाई और चौड़ाई में गलती की है तो क्षेत्रफल में गलती होगी, और क्षेत्रफल में गलती जो होगी वो डेल्टा ए होगी, सीधी सी बात है। अगर छोटी वैल्यू है तो छोटा क्षेत्रफल आएगा, बड़ी वैल्यू है तो बड़ा क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपल इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, ए का बी में करेंगे तो ए बी आएगा, ए का प्लस माइनस डेल्टा बी में करेंगे तो ए डेल्टा बी आएगा, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए का करोगे तो बी डेल्टा ए आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी आएगा। एक बात आपको मैं और बता दूं, डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू। आप देख सकते हैं ए का मान 9 है और डेल्टा ए का मान 0.1 है, मतलब एक और 1 लाख ऐसी कंडीशन है। एक ठू 9 है, एक ठू 0.1 है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है बहुत छोटी राशियां हैं। अब आप समझो, आपके पास एक वैल्यू है 0.2 और एक वैल्यू आपके पास है 0.4। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, 0.08 आएगा। मतलब पहले 0.2 था, 0.4 था, जब हमने गुणा किया तो 0.08 आ गया। मतलब पहले तो ये छोटे थे लेकिन गुणा करने के बाद और छोटे हो गए। बात समझ में आ रही है। मतलब दो छोटी राशियों का, बहुत छोटी राशियों का जब आप आपस में गुणा करेंगे तो वो और छोटी राशि देगा। मतलब डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटी राशियां हैं, अगर इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो और छोटी राशियां आएंगी, और बहुत ज़्यादा छोटी राशि हो गई तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको हम छोड़ सकते हैं। तो इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए तो आ गया ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इनको हमने जीरो मान लिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गुणा करने में बहुत छोटी आ जाएंगे, ठीक है। ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अभी मैं क्या करता हूं, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, जहां ए है वहां मैं ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि ए बराबर ए बी है, तो इस ए की जगह पर ए बी लिख दीजिए। तो ये हो गया ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ये आ गया। अभी एक काम और करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ए से भाग कर देंगे। तो कर दीजिए भाग। जैसे आप भाग करोगे, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि या प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए। मैंने दोनों तरफ क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर किनारे में लिख देता हूँ। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर किनारे में लिख देता हूँ। तो बाईं तरफ आपका है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू, क्या मैं ए की जगह पर ए बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ए बराबर ए बी है तो लिख दीजिए। तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, ठीक है। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, आपके पास आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिएगा कि जब हम त्रुटि निकालते हैं तो त्रुटि निकालते समय दोनों तरफ के चिन्ह बराबर होने चाहिए, एक जैसा होने चाहिए। अगर इधर नेगेटिव है तो उधर भी नेगेटिव हो, इधर पॉजिटिव है तो उधर भी पॉजिटिव हो। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब भी त्रुटि निकालेंगे हम लोग, तो त्रुटि को हम लोग कभी भी नेगेटिव में नहीं निकालेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि एक तो गलती है, ऊपर से उसमें भी आप माइनस लगा रहे हो, डबल गलती कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी हम लोग नेगेटिव में नहीं निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम लोग मॉड ले लेते हैं, यानी मैक्सिमम की बात करेंगे। जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो केवल प्लस साइन लेते हैं, माइनस प्लस माइनस हट जाएगा, केवल प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, ये मैक्सिमम हो गया।
इज इक्वल टू, यहाँ भी मॉड लगाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया। अभी हम लोग जब परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में क्या 100। ये हो गया क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी चीज़ का, किसी भी क्षेत्र का आपने क्षेत्रफल निकाला और उसमें अगर त्रुटि आ रही है तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा कि जब परिणाम दो राशियों का गुणनफल हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, अगर उसमें त्रुटि आ रही है, अगर ए में त्रुटि आ रही है तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर केवल दो ही था, ए और बी था। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी आ जाए। आयतन भी तो आप निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब सीधा सा है कि अगर राशियों का गुणनफल हो रहा है तो आप ऐसे फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे आपको ऐसे ही फार्मूला बना के दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका जो फार्मूला आया है ये तभी हम लोग लगाएंगे जब राशियों का आपस में क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो और उसका जो रिजल्ट है यानी परिणाम है उसमें त्रुटि हो रही हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करके वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 100 से गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो परसेंट में आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप धैर्य बनाए रखें, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। ये जो मैंने डेरिवेशन किया ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। इसको आप अगर भूल भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ए इक्वल टू अगर ए बी है तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन बी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर एक राशि यहाँ पर सी आ जाए तो आगे उसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो ये तो आपका ए था और ए आपका दो राशियों का गुणनफल था, ए और बी। तो अगर ए दो राशियों का गुणनफल है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अगर ऐसे तीन राशि हो जाती तो क्या होता, चार हो जाती तो क्या होता। इसके लिए कुछ नहीं करना, बस इसमें बढ़ाते हुए चले जाओ। कैसे, देखो, मान लो कि ए बराबर क्या हो, ए बी सी डी, ऐसे चार हो तो कुछ नहीं करना है। फार्मूला बनाने के लिए आप लिख दीजिए डेल्टा ए अपॉन ए मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम वैल्यू चाहिए हमें और हमेशा वो पॉजिटिव में लिखेंगे। हो गया डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। और अगर होता तो उसको भी लिख लेते, इनटू में आप क्या करेंगे 100 लगा देंगे, फार्मूला तैयार है आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया वो आपको ध्यान में रखना है, कैसे लाया। अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फार्मूलों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अभी मैंने आज आपको बताया कि जब रिजल्ट आपका दो राशियों का गुणनफल हो तब आप क्या करेंगे। आपके सामने ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि जो आपका रिजल्ट है यानी परिणाम है वो दो राशियों का क्या हो, भागफल के रूप में हो या फिर पावर के रूप में, घात के रूप में हो, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला और बताने वाला हूं, लेकिन इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन डेरिवेशंस को लेकर। आप डायरेक्ट फार्मूलों को याद रखें और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चार राशियाँ हैं तो ऐसे कर दिया, एक और आता तो प्लस लगा के उसको भी कर देते। ठीक है, तो इस तरह से लगभग आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। एक छोटा सा फार्मूला और है, वो भी अब मैं आपको सिखा दूंगा। सीखना कुछ नहीं है, जैसे इनको बनाया वैसे उनको भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोसेस अलग है। मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कैसे आता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको फार्मूला याद रखना है, उसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, उस टॉपिक की क्लास पहले अपलोड कर दी जाएगी। और बस आज की क्लास में इतना ही। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।